एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, किताब है, वो है इंटरव्यू विद जिन। इंटरव्यू विद जिन, हाँ, ओके। यानी कि जो कमरा इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो बंद पड़ा हुआ है, वहाँ पे जिन्नात बसेरा कर लेंगे, तो वो प्रेजेंस फिल कर लेंगे शयातीन, वो एक क्रिंज वाले। हाँ एग्जैक्टली, ये गेम है ब्रो। कि जो ओरिजिनल हिंदुइज्म था वो उस तरह नहीं था जिस तरह आज प्रैक्टिस हो रहा है, और ब्राह्मण्स एक खास ब्लड लाइन को कंसिडर किया जाता था। ब्राह्मण्स को इजाजत होती थी ब्राह्मण से कनेक्ट करने की, और ये वो लोग होते थे जो अपनी बॉडी को प्योरीफाई करके फिर टेम्पल्स के अंदर प्रसाद बनाते थे, खाना बनाते थे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम है, मुझे अभी भी नहीं लगता कि वो हराम है, क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो ओरिजिनली बनाए गए थे इन वेदास और इन रागों के कॉन्सेप्ट से, वो एज अ वेपन बनाए गए थे। मुसलमानों की पहली सीक्रेट तंजीम, उस वक्त दुनिया में जब तस्वुर भी नहीं थे ना सीक्रेट सोसाइटीज़ का, तब मुसलमानों ने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, अख्वानुल सुफ़ा नाम था उनका। फिरौनों के बच्चे आते गए ना, उनके अंदर जेनेटिक बीमारियां आना शुरू हो गई थी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने साउंड को एज अ गॉड ले लिया था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बैठक एक और सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके भाई जनाब तलत मज़हर भाई। तलत साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आप बताइए कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र सर, मैं आपका चैनल देख रहा हूँ, माशाल्लाह बड़ा ग्रो कर रहा है और बड़ी तरतीब से आप जो है वीडियोस भी डालते जा रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद है आपको कि आपने माशाल्लाह स्टार्ट कर लिया चैनल। सर मैं आपको भी मुबारकबाद दूंगा। ये पाकिस्तान जो आपकी इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है, ये उसी की ग्रोथ है। मैं मजबूर हो गया था, लोगों ने इतने मैसेजेस और इंस्टाग्राम पे मुझे ढूंढना शुरू कर दिया, मुझे खुद बुरा लगना शुरू हो गया, इतने लोग सवाल पूछ रहे हैं तो मैं कुछ तो जवाब दूं। तो बस अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए भी कर रहा हूँ, और वाकई में मैं खुद हैरान हूँ कि इतने लोग हैं पाकिस्तान। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस इसको जारी रखना है, डिसहार्ट नहीं होना। अब लोग अच्छे सवाल करते हैं, बाज़ वक़्त लोग बदतमीज़ी भी करते हैं, पर वो कहते हैं जिसका जितना ज़र्फ़ होता है वो उस हिसाब से बात करता है। तो सवालों से घबराना नहीं है कभी भी, और बस लगे रहना है, इस पे रुकना नहीं है। ये एक मेन की है सक्सेस की। अगर आपको इस फील्ड में कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है ब्रो, चाहे लोग कुछ भी कह रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस सर अब नियत कर ली है, वही कह रहे हैं अब कम्युनिटी की तरह चलना है। अकेले में तो मैं ये कर नहीं पाता। मेरा चैनल असल में 12 साल पुराना है। ये जो इसने पावर पकड़ी है वो इस कॉन्वर्जेशन की वजह से पकड़ी है जो आपने और हमने शुरू की। और मैं इतनी नॉलेज नहीं रखता हूँ, बल्कि ये ब्लॉगिंग और इन पॉडकास्टिंग की वजह से मैंने वापस कुरान को उठाया, वापस किताबों को उठाना शुरू किया। तो मुझे तो लग रहा है कि शायद इसी काम के लिए अल्लाह ताला ने बनाया था मुझे। इतना मज़ा आ रहा है कि मतलब और लोग ढूंढने की ज़रूरत है यार। आप और मैं तो कम है, पाकिस्तान में 35-40 लोग ऐसे चाहिए। इतने लोग आपको मिलेंगे ना। अब मसला पता है क्या है, हमने ना बहुत सारी चीज़ों की नीश बना ली है। हम कहते हैं कि यार फलाने प्लेटफॉर्म पे तो लोग ही बुरे होते हैं एंड ऑल दैट। सीधी सी बात है, जब अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे ना तो स्पेस कभी भी खाली नहीं रहता है, कोई ना कोई आके फिल कर लेता है। अच्छे लोग नहीं भरेंगे तो बुरे लोग भर लेंगे। यही काम पाकिस्तान की सियासत के साथ हुआ। शरीफ लोग ये कह के सियासत में नहीं आते कि शरीफों का काम नहीं है। शरीफों का काम नहीं है, नवाज शरीफ वाले शरीफ नहीं, वैसे शरीफों का काम नहीं है। लिहाजा हम तो सियासत में नहीं जाते भाई, हमें तो घर वाले मना करते हैं सियासत में बात करने से भी। बट जब आपको पता है कि मुल्क सियासतदानों ने चलाना है, वो अच्छे लोग सियासत में नहीं आएंगे, फिर बुरे लोग आएंगे। जब बुरे लोग आएंगे फिर वो अपने हिसाब से मुल्क को चलाएंगे, तो फिर मुल्क ठीक से चलेगा नहीं। तो इसीलिए कभी भी कोई स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए। मैं बड़े मज़े के एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, किताब है, वो है इंटरव्यू विद जिन। इंटरव्यू विद जिन, हाँ, ओके। ईसा नाम है, ईसा दाऊद नाम है गालिबन साफ़ी का। उसने वो इंटरव्यू किया जिन से, और जिन का नाम इब्ने कंजूर है। और वो जिन बताता है कि मैं मुंबई से हूँ बेसिकली। बट डिटेल में इंटरव्यू बात करेंगे उस पर भी। बट उसमें जो सबसे मज़े की बात मुझे लगी ना, वो ये कहा कि भाई अपने घर का कोई कमरा कभी खाली ना छोड़ो। जब आप फालतू कमरे बनाते हो ना और वहाँ पे आप रहते नहीं हो, तो वहाँ पे फिर शैतान जिन आ जाते हैं, डेविल्स आ जाते हैं वहाँ पे। कहते हैं कि एक कमरा आपका अपने इस्तेमाल के लिए, एक बच्चों के इस्तेमाल के लिए, एक मेहमानों के लिए, और जो चौथा कमरा है वो फिर जिनों का है। यानी कि जो कमरा इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो बंद पड़ा हुआ है, वहाँ पे जिन्नात बसेरा कर लेंगे। ठीक इसी तरह अगर आप यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, कोई भी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपकी प्रेजेंस नहीं है और आप अपना काम नहीं कर रहे, जो अच्छा काम है वो नहीं कर रहे, तो वो प्रेजेंस फिल कर लेंगे शयातीन, वो एक क्रिंज वाले। हाँ एग्जैक्टली, ये गेम है ब्रो। वेल ये फैक्ट है, मुझे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन अब इतनी बड़ी ये रियलिटी है। मतलब वही बात है, ऐसा इसको हम लोग कहते हैं एडिटिंग की ज़बान में जंक कंटेंट, जिसकी शेल्फ लाइफ नहीं होती। तो ये आपको बार बार बनाते रहना पड़ेगा। और जो ये बंदा बना रहा है, अगर वो यंग है, मतलब वही है ना, एनर्जेटिक है, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बन रहा है, तब तो वो फोड़ के बना लेगा। लेकिन जैसे ही वो मिड 20s या लेट 20s में आएगा,
इसका बाकायदा उसकी साइकोलॉजी पे इफेक्ट आएगा। मैं एक्चुअली इस चीज़ पे थोड़ी बात भी करना चाह रहा था, क्योंकि मेरा जो मेन रीज़न था ना पॉडकास्ट पे आने का, आपको याद होगा हमने स्टार्ट किया था CIA से। बिल्कुल। तो मेरी जो एक्सपीरियंस या जो मेरी स्पेशलिटी है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस है। वो इसी वजह से है क्योंकि आपका मीडिया पूरा इन दो चीज़ों पे ही बेस्ड है। यूँ समझ ले कि जो ऑडियो है वो फ्रीक्वेंसी है और जो विजुअल है वो वाइब्रेशन है। और आपने नोटिस किया होगा कुछ ऐसी इमेजेस होती हैं जिनको देखते ही बंदा अंदर खिंचता हुआ चला जाता है। एक बड़ी मशहूर इसमें एक इमेज है, जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई थी तो एक वो इमेज थी ना कि अंकल सैम वांट्स यू। एग्जैक्टली। आपको इस तरह की इमेजेस रशिया से भी मिलेंगी कि वो आपको क्या नाम है उसको कम्युनिज्म को प्रमोट करने के लिए। इनमें हमेशा आपको सर्टन शेप्स मिलेंगी, पीछे ट्राइंगल होगा या सर्कल होगा और हमेशा एक शेप में जो है ना किसी एक डायरेक्शन में आपको ले जा रहा होगा। सर आपको हैरानी होगी ये जान के ये शेप्स आपके सबकॉन्शियस को इंस्टेंटली जाके हिट करती है। और ये एक बहुत पुरानी साइंस है, ये रिसेंट भी नहीं है। मज़े की बात ये दिस गोज़ बैक अप टू लाइक 5 to 6,000 ईयर्स। इसमें अगर हमारी आवाम थोड़ा घुसना चाहें तो स्टार्टिंग के लिए आप पकड़ सकते हो ट्री ऑफ लाइफ को। ये कॉन्सेप्ट आपको कबाला में भी मिलेगा और इसके जो सबसे पहले हायरोग्लिफ्स मिले हैं वो मिले हैं इजिप्ट में। ये बेसिकली सर्कल विद इन अ सर्कल करके ना इतना बड़ा सा एक सर्कल सा बन जाता है जिसे ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। अब क्योंकि शुरू में ये मिला था तो 2D डायग्राम था, लोगों को इतना समझ नहीं आया, वो समझा पता नहीं कुछ जादू वादू कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सेल के डिवीजन को ना मॉलिक्यूलर लेवल जाके देखते हो कि 1 के बाद 2 हो रहा है, 2 के बाद 4 हो रहा है, 4 के बाद 8 हो रहा है, 8 के बाद 16 हो रहा है, वो जिस पैटर्न में खुल रहा होता है वो एग्जैक्ट पैटर्न ट्री ऑफ लाइफ का डायग्राम है। ये मुझे रिसेंटली पता चला सर, ये कोई 6 या 7 महीने पुरानी बात है। यानी आज से 5,000 साल पहले सिविलाइजेशंस को ये पता था कि मॉलिक्यूल्स और सेल्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। हम इस वक्त यहाँ बैठ के ये सोच रहे हैं कि हम बहुत एडवांस्ड हो गए हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी आ गई, हमारे पास कंप्यूटर्स आ गए, हमारा प्रोसेसिंग पावर आ गई है। लेकिन सर जो एक्चुअल प्रोसेसिंग पावर है, डिवाइन जिसे आप प्रोसेसिंग पावर कहते हैं, वो तो ह्यूमन बॉडी है ना। सिवाय ह्यूमन बीइंग्स के और कोई भी ऐसी एंटिटी नहीं है जिसमें खुदी का कॉन्सेप्ट है या सेल्फ का कॉन्सेप्ट है। बाकी चीज़ों में लाइफ डेफिनेटली है लेकिन उनमें कॉन्शियसनेस नहीं है। और जो गेम चेंज होना शुरू हुआ है एंशिएंट सिविलाइजेशंस में, हमने जो पिछली पॉडकास्ट की थी उसमें मैं बिल्कुल कुछ इतनी नॉलेज लेके नहीं आया था और मुझे इस बात की शर्मिंदगी हुई, तो मैंने फिर इसमें घुसना शुरू किया। मैंने आपकी भी पॉडकास्टें उठाई, आपके कुछ इसके ऊपर अपने सोलो वीडियोस भी हैं, फिर फुरकान भाई के, फुरकान कुरैशी साहब के, उनकी तो अलग ही लेवल की रिसर्च है। मैं फिर डॉट्स कनेक्ट करने लगा बिकॉज मेरा जो एक्सपोजर है वो हॉलीवुड का ज़्यादा है, क्योंकि मीडिया पढ़ने के लिए आपको हॉलीवुड को ही पढ़ना पड़ता है। पायनियर वो है ना सर, दुनिया में फैलाया उन्होंने। वुड यू बिलीव कि इस वक्त आपको यूएस के अंदर मेजॉरिटी जो टेक्नोलॉजी मिल रही है फॉर आर्किटेक्चर एज वेल एज फॉर एजुकेशन, जिस तरह से वो हर चीज़ को एथियस्टिक करने की कोशिश कर रहे हैं, एग्नोस्टिक नहीं एथियस्टिक कर रहे हैं कि देयर इज नो गॉड। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको इजिप्ट में भी मिलता है, क्योंकि इजिप्ट का जो बेसिक डिज़ाइन था, जो आर्किटेक्चर था, उसकी बुनियाद तो रिवर नाइल पे पड़ी थी। ये तो सबको पता है। ये कम लोगों को पता है कि उस वक्त इजिप्ट और मेसोपोटामिया जो एटलांटिस के रूइंस थे, जिसके ऊपर प्लेटो ने भी बात की, प्लेटो था या सोक्रेटिस था, इन दो में से किसी एक ने ना मेंशन किया था पोएम। थैंक यू फॉर करेक्टिंग। अब इसके जो रूइंस थे वहाँ से इन्होंने डेटा वापस निकालना शुरू किया और उस डेटा में ज़्यादातर जो उनको चीज़ें मिली वो फ्रीक्वेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन मिली। अब फ्रीक्वेंसी आजकल की ज़ुबान की लैंग्वेज हो जाती है ना, पुराने वक्तों में इसको फ्रीक्वेंसी कम और इसको डिविनिटी या फिर गॉड कॉन्शियसनेस ज़्यादा कहा जाता था। आजकल के ज़माने में वही सॉल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज़ पे हमने थोड़ी सी बात की थी, तो सॉल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज़ के हिसाब से इन्होंने अपने पिरामिड्स को कंस्ट्रक्ट किया हुआ था और इनकी जो स्पेसिफिक ब्लड लाइन होती थी जिसे आप फिरौनिक ब्लड लाइन कहते हो। फिरौन का मतलब बेसिकली उनके ज़माने में बादशाही होता था, लेकिन इन फिरौन की ब्लड लाइन वालों को सिर्फ इनको इजाज़त होती थी कि ये जाके इन टेम्पल्स में, इन पिरामिड्स में बैठें और साउंड बाथ्स लें। इसको यूँ समझ लें सर, एक रेजोनेंस चेम्बर है, हैवी ड्यूटी किस्म का बना हुआ, बल्कि वही थोड़ा सा टेंजेंट हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला ने सूरह काफ में भी इन चीज़ों का जिक्र किया है, क्योंकि जो असहाबे काफ बताए गए हैं जिन्होंने टाइम ट्रैवल किया, जिनकी बॉडी प्रिजर्व हो गई, वो भी आपको केव में ही बताया गया है कि केव के अंदर जाके बैठे थे और केव के अंदर साउंड और लाइट दोनों की आइसोलेशन आ गई थी। फिर आपके पास इस तरह के 2-3 और केसेस भी आएंगे जिसमें हज़रत सबसे बढ़ के तो सर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का केस है कि वो गारे हिरा में जाके जब उन्होंने अपने आप पे मेडिटेट करना शुरू किया तो उनके सेंसेस इस लेवल पे खुले कि उनको हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वगैरह भी दिखना शुरू हो गए थे। और ये फ्रीक्वेंसीज़ लिटरली यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी समझी जाती हैं। जैसे पिछली दफ़ा में 432 पे हमने बिल्कुल टच किया था, मैं 432 की सर थोड़ी सी डेप्थ में जाना चाहूँगा। 432 लिटरली मीन्स कि 1 सेकंड में
एक मॉलिक्यूल या एटम कितनी बार हिल रहा है या वाइब्रेट हो रहा है। अब हम उस पॉइंट पे आ गए हैं कि क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स खुलनी शुरू हो गई है। अब लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि हमने जो फिजिक्स में मैथ्स में पढ़ा था, वो जो सर्कल डायग्राम बना के दिखाए थे, वो भी एक तरह का व्हाट इज़ द बेस्ट वे आई कैन प्लेस इट, वो एक तरह की सिंप्लीफिकेशन थी समझाने के लिए। इट इज़ नॉट व्हाट एक्चुअली हैपनिंग। असल में हर चीज़ एनर्जी है। और ये जो 3 वर्ड्स है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, इसने टेस्ला को बाकायदा पागल कर दिया था। भाई टेस्ला ने बाकायदा बड़े मशहूर मकौला है, मैं अभी लास्ट वीडियो में जिक्र भी किया था। टेस्ला साहब कहते हैं कि अगर आपने कायनात के राज समझने तो कायनात को बतौर एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी समझना पड़ेगा। आप इस 3 नज़रिए से आप जब कायनात को देखना शुरू करेंगे तो कायनात के राज खुलना शुरू हो जाएंगे, कि पता चलेगा कि हमारी बेस एक ही है। आपने इनकी अगर रिसर्च में थोड़ा घुसना शुरू करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि टेस्ला ने जो अपना टेस्ला कॉइल, या वो कहते हैं ना फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री एनर्जी, कि जो पहले शुरू के सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो इजिप्ट के पास ही जाके किए थे। असल में आपकी जो अर्थ है ना, वो जिंदा है, ये भी ब्रीथ कर रही है, और इसकी जो ब्रीदिंग की वाइब्रेशन है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो 432 है। और कहा जाता है कि कोई भी ऐसा प्लैनेट या कोई भी ऐसी एंटिटी जो मटेरियल बेस्ड है, जैसे मादा बेस्ड है, और अगर उसमें लाइफ है, तो वो अपने 24 घंटे के साइकिल, 24 घंटा तो खैर अर्थ पे हो रहा है ना, लेकिन अगर कोई और भी डिमेंशन है, कोई और भी रियलिटी है, तो वहाँ भी ये वाइब्रेशन ऑन एवरेज 432 हर्ट्ज पे कर रही होती है। अब ये चीज़ इस वक्त भी एक रिलीजन में प्रैक्टिस की जा रही है, और इतनी की जा रही है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं उसका नाम बहुत दफ़ा ले चुका हूँ। लोग कहते हैं कि इसका नाम क्यों ले रहे हो, हाँ। क्योंकि वो एक जीती जाती एग्जाम्पल है। वो लोग लिटरली साउंड की इबादत ही कर रहे हैं। अब इसको यूँ समझे ना कि जिन लोगों को नेम सर, इसमें सबसे जो ऑब्वियस एग्जाम्पल है वो हिंदुइज्म की एग्जाम्पल है। सनातन जो ओरिजिनल हिंदुइज्म में है ना, अगर आप उस पॉइंट, मैंने इसलिए सर थोड़ी प्री अरेबिया की किताबें उठाने की कोशिश की जहाँ पे ये हिस्ट्री लिखी हो, तो मेरे जो डाउट्स थे ना वो कंफर्म हो गए कि जो ओरिजिनल हिंदुइज्म था वो उस तरह नहीं था जिस तरह आज प्रैक्टिस हो रहा है। ओरिजिनल हिंदुइज्म में ब्राह्मण्स होते थे, और ब्राह्मण्स एक ख़ास ब्लड लाइन को कंसिडर किया जाता था। ब्राह्मण्स को इजाज़त होती थी ब्राह्मण से कनेक्ट करने की, और ये वो लोग होते थे जो अपनी बॉडी को प्योरीफाई करके फिर टेम्पल्स के अंदर प्रसाद बनाते थे, खाना बनाते थे। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ये था कि जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए एक ऐसा स्टॉप हो जहाँ पे आके वो रिचार्ज हो सके, रिप्लेनिश हो सकें। बट विद टाइम जो लैंडलॉर्ड्स थे, मैं खुद एक चौधरी हूँ तो मैं ये वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, जो वहाँ के चौधरी थे, उन्होंने ये नोटिस किया कि यूजुअली जब लोग आ रहे होते हैं वो आते हैं हार्वेस्टिंग के टाइम पे, जब उनका आटा है या उनकी खेती है या उनके फल फूल है, जब वो रेडी हो जाते हैं तब वो टेम्पल्स की तरफ आते हैं टू टेक अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग, कि हमने जो चीज़ हार्वेस्ट की है इससे हमें फ़ायदा हो। और यहाँ से सर शुरू होती है मैनिपुलेशन। यही एग्जैक्ट मैनिपुलेशन आपको इजिप्ट में भी मिलेगी, क्योंकि जो इजिप्शियन फेरोज थे उनके पास तो डेटा आ गया था कि आपका जो ये असल में 2 कॉन्टिनेंट्स हैं। ज़्यादातर हमने सिर्फ अटलांटिस का नाम सुना हुआ है, बिल्कुल, लेकिन ये 2 थे, एक था अटलांटिस और दूसरा था लेमूरिया। आप लिटरली ऐसे समझ लें कि अटलांटिस अमेरिका है और लेमूरिया जो है वो रशिया है। इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है दोनों की हिस्ट्री में कि इट्स लिटरली लाइक हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ राइट नाउ। क्या एक दूसरे के साथ जंग में भी थे वो? लिटरली जंग में थे, और इनकी जो जंग थी वो टेक्नोलॉजी की जंग थी, क्योंकि इन दोनों ने फ्रीक्वेंसीज को इस पॉइंट पे फिगर आउट कर लिया था कि ये हवा में मैटर क्रिएट कर पा रहे थे अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स। मुझे नहीं पता ये कितना कंफर्म है, क्योंकि उस वक्त के जो लोग थे, अच्छा अब मैंने इसको कनेक्ट करने की कोशिश की इस्लामिक हिस्ट्री के साथ, क्योंकि इन दी एंड मुझे जब कोई ऐसी चीज़ मिलती है ना जो मेरे अंदर से रेजोनेट नहीं करती, मैं फिर वापस हमेशा कुरान की तरफ जाता हूँ या ऐसे लोगों को ढूंढने की कोशिश करता हूँ जिन्होंने कुरान सुन्नत को पढ़ा हो, क्योंकि एट दिस एज इतना तो मुझे यकीन हो चुका है कि जो चीज़ कुरान में लिखी है वो हक है, आप उसको गलत साबित कर नहीं सकते। इवन टुडे अभी तक कोई भी कुरान की एक भी आयत को रेप्लिकेट नहीं कर पाया। तो जब कुरान को उठा रहे हैं तो वो मेंशन कर रहे हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, आई थिंक 900-950 साल की उनकी ज़िंदगी थी। नहीं 1000 साल से ऊपर ज़िंदगी थी, 950 साल तबलीग की थी उन्होंने। और इस तबलीग के दौरान बजाय उनके बिलीवर्स बढ़ने के कम होना शुरू हो गए थे। टोटल 50 लोगों ने ईमान लाए थे, 51। ये एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं मालूम था। लेकिन जो फ्लड है, जो कहते हैं ना, वो जो फ्लड आया था पूरी दुनिया में आया था। इस फ्लड के जो आपको कनेक्शंस मिलेंगे लेमूरिया से और अटलांटिस से, वो मिलेंगे कि इन दोनों की एक टेक्नोलॉजिकल वॉर चल रही थी जिसमें इन्होंने वेदर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था।
अब वो वेदर को एक दूसरे के खिलाफ यूज़ करना शुरू हो गए थे। जैसे आजकल के ज़माने में ना रशिया किसी स्पाइज आ रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, उनके डिपार्टमेंट्स को सैबोटाज कर रहे हैं। तो उस वक्त क्योंकि ये हर चीज़ को फ्रीक्वेंसीज में लेके चल रहे थे, हर चीज़ को वाइब्रेशंस में लेके चल रहे थे, तो उनकी लड़ाई भी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस पे हो रही थी। अब यही नंबर याद रखिएगा, 963 हर्ट्ज। 963। मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज करके भी बोला कि सर हमें बताया हम अपनी थर्ड आई कैसे खोलें। हम ये वाले मतलब वैसे मैं चाहूँगा नहीं कि आप इसको खोलें। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस पे मेडिटेशन की हुई है और इसको खोल के मुझे सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं हुआ था। क्योंकि आपकी जो थर्ड आई है वो बेसिकली उन फ्रीक्वेंसीज़ को या उन ऑरास को रिसीव कर रही है जो नॉर्मल आँख नहीं कर सकती। अब अगर मेरी थर्ड आई खुली हुई है और आपकी नहीं खुली हुई ना, मैं आपसे बैठ के बात नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे जो चीज़ें परसीव हो रही होंगी, मेरे इमोशंस जो मुझे बता रहे होंगे, वो मैं वर्ड्स में कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा। मैं बोलने जाऊंगा ना, ऐसा लगेगा कि या तो मैं शिर्क कर रहा हूँ या फिर मैं कोई फैंटेसी बना रहा हूँ। अब ये एग्जैक्ट चीज़ हो गई फेरोस के साथ, लिटरली एग्जैक्ट चीज़ ये हो गई। मतलब 5000 साल तक उनकी सिविलाइजेशन चली है, तो एंड में उनको फेरोनिक ब्लड लाइन को प्रोटेक्ट करके अलग से रखना पड़ता था कि इनसे कोई और इंसान इंटरैक्ट ना करे। और 3 से 3500 साल हुए हैं, तो उनका बाकायदा ये नैरेटिव बन गया था कि जो भी फेरोनिक बॉडी है मरने के बाद, अगर इसको आपने प्रॉपर्ली प्रिजर्व नहीं किया तो जो फेरॉन है वो वापस गॉड नहीं बन पाएगा। क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ये था कि फेरॉन्स आर बेसिकली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ये कॉन्सेप्ट आपको हिंदुइज्म में भी मिलेगा, जिसको वो अवतार का कॉन्सेप्ट नहीं कहते। और अनफॉर्चुनेटली अब ये चीज़ें आपको मॉडर्न लिटरेचर और साइंस में भी मिलना शुरू हो गई हैं इन द फॉर्म ऑफ एथियज्म। इसमें बात कर रहे होते हैं ये एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की। अब वही बात है ना, इसको ये लोग बड़े अजीब तरीके से मिक्स करते हैं वहदातुल वजूद के कॉन्सेप्ट के साथ। और वहाँ पे जाके जो है वो जो ब्लैक एक लाइन होती है ना कि ये सही है और ये गलत है, वो ब्लर होना शुरू हो जाती है। सर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो है वो 963 की फ्रीक्वेंसी है। आप ये अपनी फ्लूट पे बजा सकते हो, और अगर मैं एक सीजन्ड म्यूजिशियन हूँ, मुझे इन सारी फ्रीक्वेंसीज का पता है, तो मैं एक परफॉर्मेंस एरिना में जाऊँगा ना, मैं सिर्फ एक हल्की सी नज़र मारूंगा, मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेजॉरिटी लोग किस तरह के हैं, किस कल्चर के हैं, किस सोसाइटी के हैं। जैसे अगर देसी लोग ज़्यादा बैठे हैं तो इन पर 432 और 528 ज़्यादा काम करती है, वो आपकी तरफ खिंचेंगे। क्योंकि हम लोग इमोशनल बहुत होते हैं और हमारी लाइफ में ग्राउंडिंग का बड़ा मसला है। वेस्टर्न साइड पे ये प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर वेस्टर्न सोसाइटी है तो उसके लिए आप 963 और 800 की एक फ्रीक्वेंसी होती है, ये आपकी थ्रोट से निकलती है। ये दो आप ज़्यादा यूज़ करोगे। आप नोटिस भी करेंगे सर, ये ज़्यादातर आजकल रैप म्यूज़िक में और हिप हॉप म्यूज़िक में हो रहा है। एक बहुत ही बेसी सी साउंड होती है, इस पे यूजुअली हल्की हल्की बारीक सिंथ की साउंड्स चल रही होती है। मतलब एक धुप धुप वाली बीट होगी, इस पे टिंग टोंग चिंग इस तरह की साउंड्स होंगी। ये लिटरली वही सेम कंस्ट्रक्शन है। जब आप ये म्यूज़िक सुनोगे ना सर, आप म्यूज़िक नहीं सुन रहे हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एंशिएंट लिटरेचर म्यूज़िक या मौसीकी ये नेचर की साउंड्स को कहा जाता था। और इसलिए भी इस्लाम में आपको काफ़ी जगह पे मिलेगा कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम हैं। मुझे अभी भी नहीं लगता कि वो हराम है, क्योंकि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो ओरिजिनली बनाए गए थे इन वेदास और इन रागों के कॉन्सेप्ट से, वो एज अ वेपन बनाए गए थे। They were not trying to produce music. They were trying to seduce and control masses. कि मेरी तरफ लोग रागिब हों। और मज़े की बात यह है कि जब हम मुस्लिम म्यूज़िक की हिस्ट्री में जाते हैं, कव्वालियों की तरफ जैसे हम जाते हैं, तो जब पूरा कव्वालियों का कॉन्सेप्ट जो पूरा क्रिएट किया था, जो हज़रत अमीर खुसरो ने किया था, सितार बनाया था, वो लिटरली इन ब्राह्मण के रागों से और इनकी जो पूजा होती है, इनके वो जैसे हनुमान चालीसिया वगैरह हो गए। अब वो ये ना, मैं आपके सामने आके बैठ के कह रहा हूँ, देखिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या नाम है, पैसे वैसे के चक्कर में ना पड़े, अपनी बॉडी की ट्यूनिंग सही करें। और यही चीज़ आपके सामने कोई गा के बोले आतिफ असलम की आवाज़ में, तो नेचुरल सी बात है आप आतिफ असलम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। उस चीज़ को काउंटर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए गए थे। दे वर लिटरली डिज़ाइंड एज अ वेपन। और आज के ज़माने में जितना ओपनली गिटार यूज़ हो रहा है, जितने ओपनली सितार और सारंगीज़ यूज़ हो रहे हैं, सर मैंने म्यूज़िक सीखा हुआ है। मैंने तकरीबन अपनी लाइफ के 2 साल इसको दिए। मैंने रागों को समझा, मैंने सॉफ्टवेयर में म्यूज़िक बनाना सीखा। आप यकीन करें, जिस दिन मुझे ये समझ में आपका म्यूज़िक का ना भी सर एक मसल है, आपके कान का जो एयर ड्रम होता है, ये ऐसे ही है जैसे आप जिम जाके एक्सरसाइज करके डेवलप कर रहे हो। इसी तरह जब आप एक सिंगल फ्रीक्वेंसी को बैठ के सुनते रहते हो ना, तो आपका ये मसल शार्पन होना शुरू हो जाता है और आपको फिर इसकी डेप्थ दिखना शुरू हो जाती है। अब मेरे साथ, मैं इसको अपनी खुशकिस्मती कहूँगा कि मैंने म्यूज़िक को सीखना शुरू कर दिया। अब मेरे पे म्यूज़िक काम नहीं करता। मतलब अगर मुझे अब एंटरटेन होना है तो मैं म्यूज़िक नहीं सुनता हूँ, बल्कि अगर आप अभी भी म्यूज़िक लगाएंगे ना तो मुझे उसके नोट सुनाई दे रहे होंगे, मुझे उसके पैटर्न पता लग रहे होंगे, लेकिन वो जो इमोशनल वाला हिट होता है वो अब नहीं आता। उसकी सबसे मेन वजह ये है सर कि जैसे आपके जो फिरौन्स थे,
वो अपने आप को इतना ज़्यादा इन फ्रीक्वेंसी से एक्सपोज करते थे कि उनकी बॉडी जो है वो 963 हर्ट्ज पे वाइब्रेट होना शुरू हो जाती थी। अच्छा, 963 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है ये थॉट की फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। आपको जो थॉट्स आ रहे हैं वो बेसिकली इस फ्रीक्वेंसी के आसपास आ रहे हैं, इसलिए कहते हैं थर्ड आई एक्टिवेट करोगे तो गॉड कॉन्शियसनेस आएगी, अच्छे आइडियाज़ आएंगे, फलाना ढिमकाना वगैरह। सर एंड में आपको जो थॉट्स आ रहे हैं ना वो एक वाइब्रेशन के थ्रू आ रहे हैं और वो एक सर्टन फ्रीक्वेंसी के थ्रू आ रहे हैं और वो लिमिटेड है इन द 3 डिमेंशंस जो XYZ कहलाते हैं। बल्कि मैंने व्लॉग में भी मेंशन किया था, यहाँ भी मेंशन करना चाहूँगा। अगर आप कुरान को उठाते हो, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने कहा कुन फयाकुन और तख्लीक शुरू हो गई। और हमें महराज पे पता लगा था, हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि हज़रत इसराफील है जो एक बड़ा सा ट्रम्पेट लेके खड़े हुए और उनकी आंखें अर्श के ऊपर फिक्स हैं कि अभी मुझे इशारा आएगा और मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। तो एज अ साउंड इंजीनियर और एज अ म्यूजिशियन, सर आज शब मेराज है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है महाराज। मैं घर से निकला तो घर वालों ने बताया भी था, मतलब उसी मौके पे ये डिस्कशन करने को मिल रही है। मैं इस मामले में भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये मौका मुझे मिला, बिकॉज मेरे लिए असल में कुरान जो है वो साइंस की किताब नहीं है, कुरान साइंस की किताब है। वो आपको इशारे देती है, गाइड करती है कि किस डायरेक्शन में जाना है। और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि कुरान के अंदर मैथमेटिकल पैटर्न्स हैं, कुरान के अंदर ये है वो है, प्लीज़ इन्हें निकालें, इनके ऊपर डिस्कशन करें। सर मुझे सिर्फ जब इतना पता चला ना कि कायनात के स्टार्टिंग में अल्लाह ताला ने कुन फयाकुन बोला है और ख़त्म करने के लिए ट्रम्पेट बजेगा, एज अ साउंड इंजीनियर मेरे लिए दिस वॉज मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड कि मैटर जितना भी क्रिएट हो रहा है, लाइफ नहीं, मैटर क्रिएट जो हो रहा है और इस मैटर के थ्रू जो एनर्जी ट्रैवल कर रही है वो वाइब्रेशन और साउंड के थ्रू कर रही है। अच्छा, आपने बहुत सारी बातें की इसमें, मैं इन चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करता हूँ समाओ। हमने स्टार्ट में आपने बात की एटलांटिस की बात की, एटलांटिस की बात की। अच्छा, अगर आप उन लोगों की तरफ जाए ना जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पढ़ते हैं अराउंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन, तो इजिप्ट का पुराना नाम केमेत था, केमेत के नाम से इसको पुकारते थे पुराने वक्तों में। ये नाम मैंने नहीं सुना। मज़े की बात ये है कि केमेत की हिस्ट्री जो बनाई जाती है वो इस तरह से बनाई जाती है भाई कि एटलांटिस था और ये तमाम लोग एटलांटिस में रहते थे। जब एटलांटिस तबाह होने लगा, बर्बाद होने लगा, तो ये लोग सब वहाँ से निकल गए। वो कोई आगे इंडस सिविलाइजेशन में बैठा तो यहाँ पे सिविलाइजेशन खड़ी की, कोई मैसो अमेरिका पे जाके बैठा, वो कोई इजिप्ट पे जाके बैठा। इजिप्ट पे जो जाके बैठा एटलांटिस वाले, उनका जो बड़ा था वो था थॉट या थॉट कहते हैं, आयरिस की जिसका शेप बनाया होता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इजिप्शियन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नाम है, लेकिन प्लीज गो ऑन। तो ये वहाँ जाके बैठा, इसने वहाँ लोगों को लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, बात करना सिखाया। इंसान जो था उस वक्त बारबेरियन शेप में था, बहुत ही बेकार किस्म की मखलूक थी इंसान। इसने इंसानों को वहाँ पे सिखाया अकॉर्डिंग टू दैट मैथोलॉजी सिखाया। और फिर जब केमेत तबाह होने लगा, केमेत इजिप्ट वाला जो शहर है, उससे बहुत पहले इसने क्या किया कि इसने वो पिरामिड्स बनवाए। और पिरामिड ऑफ गिज़ा जो है जब इसने बनवाया तो वहाँ इसने कहा कि भाई ये वो जगह है जहाँ पे रूहें जाके मिलती हैं। इसके तबाह होने से कुछ अरसा पहले उसने क्या किया कि वो गया इसके अंदर कि मैं जा रहा हूँ उस मुकाम पे जा रहा हूँ जो दुनिया और आसमान के दरमियान का जगह है जहाँ रूहों का मिलाप होता है, वहाँ जा रहा हूँ। बाहर इसने अपने गार्ड्स खड़े किए और अभी तक इजिप्ट वालों जो उस मिथोलॉजी को पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, कहते हैं वो जिंदा है, वो वापस आएगा। वो मरा नहीं था, वो उस इलाके में गया, लेकिन वहाँ जाने का और यहाँ होने का टाइम डायलेशन की जो थ्योरी आ जाती है कि वहाँ अगर आप एक दिन गुजार रहे हो तो दुनिया में शायद 1 लाख साल गुजर रहे हैं। हाँ, तो शायद वो वापस आएगा। तो बहुत अरसे तक वो गार्ड्स खड़े रहे वहाँ पर कि आने वाला है। गार्ड्स मार के उनके बच्चे खड़े होने शुरू हो गए। बाद में वही गार्ड्स के बच्चे प्रीस्ट बन गए जो उसकी चीज़ों को सिविलाइजेशन को आगे लेके जाते थे। और वो थॉट इनको दे के गया एमरल्ड टैबलेट्स, जिसमें तमाम राज लिखे हुए थे आने के जाने के। वो हर्मीस वाला हर्मीस थॉट, ये एक ही तरह के बंदे के नाम लेते हैं इस मामले में, क्या कहते हैं कि एक ही पर्सनैलिटी है। इजिप्शियन उसको थॉट कहते हैं, द गॉड ऑफ विजडम। ग्रीक जो थे उसके यूनानी, वो उसको हर्मिस ट्रिस्मेगिस्टस कहते थे। रोमन्स भी उसको यही कहने लग गए। अब गेम ये हुआ, जब केमेत तबाह होने लगा, मिस्र की सिविलाइजेशन तबाह होने लगी, तो जितने भी उसके प्रीस्ट थे थॉट के, वो वहाँ से रवाना हुए। जो मैसो अमेरिका में आए, उन्होंने मायन सिविलाइजेशन खड़ी की। वो इंडस सिविलाइजेशन है, इनकी जंगें हुई हैं। ये तो यहाँ पे सब जगहों पे एटलांटियन बैठे हुए थे बेसिकली। उन सबको इन्होंने शिकस्तें दी और अपनी फिर नस्ल खड़ी की है और जदीद इंसान खड़े किए अकॉर्डिंग टू दैट मैथोलॉजी। 100% एग्री। और एक और मज़े की चीज़, आज हम फ्रीक्वेंसी के लिए एक आला होता है,
वो आपने देखा होगा यू शेप का होता है, क्या कहते हैं उसको, ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क, कि वो सेम फ्रीक्वेंसी पे वो हिट करता है। जी हाँ। अगर आपके पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है जो 240 हर्ट्ज पे जो है जिसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी जब उसको आप हिट करोगे तो 240 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी उसमें से निकलेगी, वाइब्रेशंस निकलेंगी। बिल्कुल। अगर मैं उसके साथ एक और ट्यूनिंग फॉर्क रखूँ और वो, लेकिन वो 440 का है, उससे मैं क्लिक करूँगा, जिसको मैं हिट करूँगा, तो 240 हर्ट्ज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं इतने फासले पे भी अगर 240 का एक और ट्यूनिंग फॉर्क रखता हूँ ना, उसको हिट करता हूँ, तो टनिंग की आवाज़ यहाँ से भी निकलेगी। इससे पता चलता है कि भाई के सेम वाइब्रेशन एनर्जी किस तरह रिएक्ट करते हैं। इसीलिए इंग्लिश का बड़ा मशहूर सा एक प्रोवर्ब है कि योर वाइब अट्रैक्ट योर ट्राइब। जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी वैसी आपकी कंपनी होगी। अक्सर वो मुझसे पूछते हैं लोग कि यार वो ये कहाँ से मिले आपको तलत भाई? यार मिले नहीं है, क्लिक किए हैं। ये बाहर बैठे हुए थे, मैं कमरे से बाहर निकल गया, मैं कौन बंदा बैठा हुआ है, बैठे क्लिक हुआ है, दैट्स इट। तो जब सेम वाइब होती है बंदे की तो आप इस तरह से क्लिक करते हैं। और मज़े की बात यह है कि आप जितने इजिप्शियंस की पुरानी तस्वीरें देखी जो निकल रही हैं, दरियाफ्त हो रही हैं, उनके हाथ में एक आला है सबके, जिसे आँख जिसे आँख कहते हैं। वो यही है, दरअसल यही है, बेसिकली एक और ट्यूनिंग फॉर्क है। ट्यूनिंग फॉर्क है। जिस तरह आपने कहा ना कि वो वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी का बात लेने के लिए जाया करते थे पिरामिड्स के अंदर, बहुत सारी पिक्चर्स ऐसी हैं कि वो आँख जो है वो नाक के पास रखा हुआ है, किसी को पकड़ा हुआ है, उसके नाक के पास आँख रखा हुआ है, यानी उसी बीमार हो गया, थॉट्स चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो इन वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज पे इतना काम करते थे। अगर उनसे कंपेयर किया जाए ना पुराने वक्तों से, सिविलाइजेशन से, चाहे बेबीलोनियंस हों, सुमेरियंस हों, इजिप्शियंस हों, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले हों, या फिर मेसोपोटामिया वाले हों, और मेसो अमेरिका वाले हों, तरक्की वाइज हम उनके दूर दूर तक नहीं भटकते। हम सिर्फ मैटर पे काम कर रहे हैं। हम बहुत बेसिक लोग हैं, मैटर पे काम कर रहे हैं, वो स्पिरिट पे काम कर रहे थे, वो सोल पे काम कर रहे थे। यही गेम चेंजर हुआ कि आपने बात की ना प्लेटो की, सबकी। जी। आपको पता है कि एक वक्त आया था तमाम यूनानी फिलोसफर्स की जो तालीमात थी दुनिया से ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि यूनान से सारा काम गया आपका वेस्टर्न यूरोप में। जी। वेस्टर्न यूरोप में फिर जब दौर आया ना, जो स्याह दौर कहा जाता है, उनकी डार्क एजेस में तमाम काम तबाह कर दिया गया। ये मुसलमान थे जो वहाँ से चीज़ें लेके आए, अरबी ज़ुबान में ट्रांसलेट किया। सुकरात और प्लेटो को जिंदा रखा मुसलमानों ने, 8वीं सदी के मुसलमानों ने, 9वीं सदी के मुसलमानों ने, 10वीं सदी के मुसलमानों ने। फिर जब मुसलमानों पे तबाहाली शुरू हुई, हमारे हाथ से उंदलस गया, तो ये मुसलमानों की किताबें सारी, शम्सुल मारिफ हो जाए, पिकाट्रिक्स हो जाए, और दीगर है इब्न खल्दून किताबें हो जाएं, इनको क्या किया कि जो अल्फोंसो आया, द वाइज किंग ऑफ सेस्टियल या सेस्टेडिल उसको कहा जाता है, सेटेडिल। अल्फोंसो ने क्या किया कि इन तमाम किताबों को दोबारा हस्पानवी ज़ुबान में ट्रांसलेट करवाया। हस्पानी यानी स्पेनिश में, फिर स्पेनिश से ये हुई लैटिन में। अल्लाह अकबर, कितना डेटा लॉस हो गया सर। ये तमाम मुसलमानों से लिया उन लोगों ने। लेकिन जैसे ही आप लैंग्वेज कन्वर्ट करते हो तो उसमें बहुत चीज़ें इससे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। अरबी ज़ुबान का आपको, जिस तरह मैंने अभी से खैर वो बात हुई थी उस पर, कि अरबी ज़ुबान डुअलिटी पे बात नहीं करती है। अरबी ज़ुबान एनर्जीज पे बात करती है, बट जिसमें ट्रांसलेशन की लैटिन ज़ुबान में ख़ास तौर पे वो डुअलिटी पे बात करती है। ही शी उसको पता है, पॉजिटिव नेगेटिव पता है, उसको बीच का कुछ नहीं पता है, उसे ब्लैक एंड वाइट पता है, उसको ग्रे नहीं पता है। अरबिक ज़ुबान में इतनी ज़्यादा डेप्थ है ना कि वो हर चीज़ की गहराई में जाके बात करती है, इसलिए बहुत सारा डेटा लॉस्ट हुआ। इस दौरान क्या हुआ, आपको मैं एक और मज़े की बात बताऊँ। ये जितना भी नॉलेज था सारा का सारा, ये दुनिया में जहाँ जाता रहा गायब होता रहा। क्योंकि जो भी बात करता है स्पिरिट्स की, अब स्पिरिट से बात करना ईसाईयत में ही ममनू था, और मुसलमान के जो बादशाह थे खास अब्बासी, ये भी बड़ा इसके अगेंस्ट थे। रियली? एग्जैक्टली सर। अब्बासियों का फ़िरका था मालकी, और मालकी फ़िरके से इलावा कोई और फ़िरके की बात करोगे तो आप मार दिए जाओगे। सर एक सेकंड, तो अब्बासीज फंड नहीं किया करते थे रिसर्चर्स को? करते थे, लेकिन एक सर्टेन उस पे नॉलेज पे, एक सर्टेन काम पे, इससे बायस होके करते थे। बहुत बायस थे वो। इनफैक्ट शाफियों को उन्होंने मारा। एक और थे, मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा उनका, उनकी पूरी एक चेन बनाई हुई थी उन्होंने, वो सबको काट दिया उन लोगों ने। यही वजह थी कि अल-कुर्तुबी जो थे, जिन्होंने पिकाट्रिक्स रखी, वो छुपते छुपाते रहे। मुसलमानों की पहली सीक्रेट तंजीम उस वक्त दुनिया में, जब तस्वुर भी नहीं थे ना सीक्रेट सोसाइटीज़ का, तब मुसलमानों ने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। अख्वानुल सुफ़ा नाम था उनका, द ब्रदरहुड ऑफ प्योरिटी। 9वीं और 10वीं सदी में जितना काम उन्होंने किया है ना, एस्ट्रोनॉमी में, फिज़िक्स में, मैथ में, आपकी सोच होगी। लेकिन क्या आज भी किसी को उनका नाम नहीं पता, वो छुप के काम करते थे।
जब रात ढल जाती थी तो फिर एक उन्होंने अपना एक कोई जगह बनाई होती थी जहाँ वो मिल के बैठते थे, डिस्कस करते थे कि सैयारों पे क्या चल रहा है, वो सितारों पे क्या चल रहा है, अच्छा फिज़िक्स में क्या करना है हमने, केमिस्ट्री में हमने क्या क्या करना है, कीमिया में हमने क्या करना है, अल्केमी के नाम देते थे उसको, अल्कीमी, यस। तो ये सब काम कर रहे थे मुसलमान। लेकिन क्या हुआ कि खुल के आप काम नहीं कर सकते थे। उसमें उसकी दो वजूहत हैं। सबसे जो मेन वजह जो मुझे लगी ना उसकी, कि अब्बासी इतने इनसिक्योर क्यों फील कर रहे थे, क्योंकि अंदलस पे उमैया की हुकूमत थी, बनो उमैया की, पर सेंटर पे जो है अब्बासी आ चुके थे। गेम ये हो गया था कि इस्लाम बहुत तेज़ी से फैल रहा था, अफ्रीका जा रहा है, एशिया जा रहा है। जब कोई चीज़ बहुत तेज़ी से फैलती है ना, एक तो ये पॉजिटिव साइन होता है कि चलो उसका फैलाव हो रहा है, लेकिन एक नेगेटिव साइन भी होता है कि हर आने वाली सिविलाइजेशन, सकाफत अपना कुछ ना कुछ लेके आएगी। और इस्लाम का ये हुस्न है, दीन का हमारे हुस्न है कि हम इसमें कोई अमेजिश नहीं लेके आ सकते। जो मुकम्मल हो गया वो मुकम्मल हो गया। कुरान सर, तो वो इतना डरे हुए थे उस वक्त के उलमा कि यार ये अफ्रीका की रवायत बीच में आ रही हैं, तो जो प्योर इस्लाम है वो कोई मैनिपुलेट ना हो जाए, वो कोई टेम्पर ना हो जाए। लिहाजा हर वो चीज़ जो उनको समझ नहीं आ रही थी उसको बिल्कुल सिरे से काट रहे थे। मुख्तलिफ बात कर रहे हो, ज़रा भी नज़रिया हैंकी पैंकी हुआ, तुम्हारा सर जो है वो कलम हो जाएगा। तो ये बड़ा ऑफ सीन हुआ, इसलिए ये किताबें सारी की सारी छुपा दी गई। ये किताबें हाथ में लगी 15वीं-16वीं सदी के, 16वीं सदी के स्टार्ट में, 15वीं सदी के आखिर में, एक शख्स के हाथ जिसको हम जानते हैं आइजैक न्यूटन के नाम से। आइजैक न्यूटन के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का आखिरी मैजिशियन था, आखिरी सुमेरियन था, आखिरी मेसोपोटामियन था। इसने इतना एसोटोरिक नॉलेज पे काम किया है। इनफैक्ट इसकी जितना वर्क है ना साइंस पे, वो एक बंदे ने ख़रीदा है, मुझे नाम याद नहीं है, कीन डायर नाम है उनका, या एडिटर साहब को कहूँगा वो नाम डाल देंगे। उस बंदे ने क्या किया कि 20वीं सदी के आगाज़ में तमाम वर्क ख़रीद लिया आइजैक न्यूटन का, उनकी डायरीज़ और जितना काम था। वो कह रहे हैं कि इस बंदे ने 1 मिलियन अल्फाज लिखे हैं अलकेमी पे, 1 मिलियन। लेकिन अक्लमंदी आइजैक न्यूटन ने ये की कि वो स्पिरिचुअल की तरफ नहीं गया, वो मैटर की तरफ गया, मटेरियल साइड पे गया। उसने कहा वहाँ जाऊँगा तो मारा जाऊँगा वहाँ पादरी मार देंगे। उसने पकड़ लिया आपका ये वाला साइड, मैटर वाला साइड पकड़ लिया। तो आज वो जदीद फिजिक्स का बानी कहलाता है। हम जितनी भी सब दुनिया तरक्की चल रहे हैं ना सर, हम ये मटेरियल साइड पे चल रहे हैं। हमें हंसी आती है कोई स्पिरिट्स की बात करता है, स्पिरिचुअल बात करता है, वो उन चीज़ों की बात करता है जो हमें दिखाई नहीं देते, जो हमारे सेंसेस समझ नहीं सकते। आज हमें वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी की बात करने वाले भी मजाक लगते हैं। हालांकि जितनी इंसान ने तरक्की की है ना, इसकी डेप्थ में जब तक आप जाओगे नहीं, आप नहीं समझ सकते। हमारा जो बानी था मॉडर्न फिजिक्स का, जब उसने इन सब चीज़ों से सीखा है, एमरल्ड टैबलेट का जो अंग्रेजी में तर्जुमा हुआ है वो आइजैक न्यूटन ने किया है। इससे बड़ी और बात क्या होगी। मैं ये ज़रूर, इसमें इतनी डिटेल मुझे नहीं मालूम थी। थैंक यू फॉर एडिंग ऑल ऑफ दिस। मुझे ये ज़रूर मालूम है कि ये जो 14-15 सेंचुरी है, इसी में फिर इल्यूमिनाटी की बुनियाद पड़ी थी, और जो ओरिजिनल इल्यूमिनाटी है वो एक्चुअली यही लोग हैं, आइजैक न्यूटन है। फ्री मेसन की बुनियाद पड़ी थी, इल्यूमिनाटी फिर आगे आ गई थी 18वीं सदी में। मेरे लिए दोनों जो है ना भाई बहन की तरह हैं। हाँ, ऐसा ही है। क्योंकि जो फ्री मेसन्स हैं वो उस नॉलेज को वापस प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं जो इजिप्ट से मिली थी, जिसमें ज़्यादा बनी इसराइल आ गए। बनी इसराइल और इजिप्शियन मैजिक वहाँ मिक्स हुआ था, तो दे वर ट्राइंग टू काइंड ऑफ डीक्लटर इट। बेसिकली सारे टेम्पलर्स थे, नाइट टेम्पलर्स। वही टेम्पल, क्या कहते हैं इसको, सोल्जर्स ऑफ द टेम्पल ऑफ सोलोमन, ये पूरा नाम है। यस, यही टेम्पलर्स थे जो बाद में फ्री मेसन बने। इसी फ्री मेसन की जो है बतन में से आपकी इल्यूमिनाटी निकली। अब जो इल्यूमिनाटी है वो कोशिश कर रहे हैं कनेक्टिंग बैक टू द डिवाइन, हेंस द वर्ड इल्यूमिनाटी। और टेम्पलार्स हैं वो तो जहाँ तक मेरी समझ में आया पूरा का पूरा एक स्कैम था। कवर ये था कि हम जो हैं, जो पिलग्रिम्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एट द बैक वो लोग उन सारे आर्टिफैक्ट्स को रिकवर कर रहे थे जो आपके अटलांटिस में हुआ करते थे। अच्छा, इसमें मुझे रिसेंटली पता चला, अब इस वक्त जो सबसे प्रोमिनेंट फ्री मेसोनिक लॉज है वो स्कॉटलैंड की है। उसका जो ग्रैंड मास्टर है वो नॉर्मली टीवी पे आता है, वो इंटरव्यूज दे रहा है। स्टार्ट भी वहीं से हुआ ना, वो बेसिकली खुल के जो उन्होंने स्ट्रक्चरलाइज किया है वो उधर स्कॉटलैंड में जाके किया है। अब उसका जो ग्रैंड मास्टर है वो कहता है कि जो कवनेंट ऑफ द आर्क है वो एक नहीं है, वो 200 है। उन्होंने कहा क्या मतलब 200 है? उन्होंने कहा कवनेंट ऑफ द आर्क जो है वो बेसिकली एक बैटरी है, और ये बैटरी 2 केमिकल्स को मिला के बनाई जाती थी। एक बॉक्स होता था गोल्ड टाइप का, जिसके अंदर एक खास किस्म के जार के अंदर, एक मिट्टी के जार के अंदर सर्टन केमिकल्स रखे जाते थे जिनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी। और ये 200 के 200 आर्क ऑफ द कॉवेनेंट पूरी दुनिया में बहुत स्पेसिफिक जगहों पे रखे हुए थे ताकि ये चार्ज होते रहें।
ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे अर्थ के ऊपर आपका एनर्जी इक्विनॉक्स बनता है, एनर्जी सेंटर्स बनते हैं। सही। इन्हीं एनर्जी सेंटर्स पे जाके बेसिकली वो जो 369 के आप फॉर्मूलाज लगाओगे ना, तो वो पैटर्न जो बनना शुरू होता है। जब अर्थ पे वो पैटर्न बनना शुरू हुआ तो टेस्ला को रियलाइज़ हुआ कि ऐसे पॉइंट्स हैं पूरी अर्थ के ऊपर जहाँ पे लाके अगर आप एक पिरामिड बना दो जिसको हम टेस्ला कॉइल कहते हैं, तो ये एनर्जी को हम हार्नेस कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी बेसिकली अनलिमिटेड है, ये किसी और डिमेंशन से आ रही है। अगर हमने इस एनर्जी को अपनी डिमेंशन में खींच लिया, जो एटलांटिस ऑलरेडी कर रहा था, जो लेमुरिया ऑलरेडी कर रहा था, तो हमारे पास इतनी बिजली आ जाएगी या इतनी पावर आ जाएगी। सर मज़े की बात ये, इंसान की बॉडी भी इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलती है। सही। हमारे जितने भी नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली सेंसर्स ही हैं। सर इससे बाकायदा रिसर्च है कि इंसान के जो दिमागी सिग्नल्स में जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना, उसको जमा किया जाए, उसको एक फॉर्म में लाया जाए बाकायदा, तो एक दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क के पूरे इंडस्ट्रियल जोन को एक हफ्ते तक बिजली दी जा सकती है। एक हफ्ता? आपने मैट्रिक्स देखी है ना सर? इसी कॉन्सेप्ट पे एक और मजे की चीज़ है कि इंसान का जो मैटर है, जिस्म या इनकी तमाम चीज़ों का कीमत लगाई जाए, इस एनर्जी की, उन सब चीज़ों की, सर इंसान की जो जिस्म की कीमत है वो 81 बिलियन डॉलर बनती है। देयर यू गो सर, अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं ना कि इंसान जो है मेरी बेहतरीन तख्लीक है। वो किसी वजह से फिर कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि परफेक्ट तख्लीक है, कह रहे हैं कि बेहतरीन तख्लीक है। अब आप जब इजिप्ट के डायग्राम्स को देखेंगे ना कि वो सिटी को किस तरह कंस्ट्रक्ट करते थे, आप नोटिस कीजिएगा वो यूजुअली ह्यूमन ऑर्गन्स और ह्यूमन नर्वस सिस्टम को कॉपी कर रहे होते थे कि जिस तरह बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है ना, फ्रीली मूव करती है, उस तरह से उन्होंने अपने पैटर्न्स बनाए थे ताकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी फ्रीली मूव कर सके। और वही घूम फिर के फिर वही सारी बात आ जाती है। उन्होंने ये 3-4 फ्रीक्वेंसीज पकड़ ली थी। अगर आप पब्लिक के साथ बैठे हो तो ज़्यादातर आप 432 की साउंड्स बजाओगे, ऐसे मेटल्स रखोगे, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेम्पल्स करोगे कि 432 प्रोमिनेंट रहे, ताकि सब हारमनी फील करें, सब सेफ फील करें, सब कनेक्टेड फील करें। लेकिन जब आपको नॉलेज की ज़रूरत है, डेटा की ज़रूरत है, या अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, तो फिर आप टेम्पल्स के अंदर जाओगे और वहाँ पे आप लिटरली ये मतलब न्यूड जाया करते थे बिना कपड़ों के, वहाँ बैठा करते थे और सिर्फ ये 963 की और एक होती है आपकी 1000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसीज होती है, इनके बात लिया करते थे। उसको यूँ समझ लेना कि आपको अगर मैं कंप्यूटर्स के बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, जब तक आपके पास स्क्रीन नहीं है आपको नहीं समझ में आएगा कि वो हार्ड डिस्क के अंदर क्या रखा हुआ है या फिर मेमोरी कार्ड के अंदर क्या रखा हुआ है। ये सेम कॉन्सेप्ट उन्होंने ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई कर दिया। आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे ना, अब आजकल एलियंस के ऊपर बहुत मतलब थ्योरीज बताई जाती हैं। सर एलियंस का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट अगर आप निकाल के देखो ना, तो वो हमसे हल्की मखलूक है, वो हमसे भारी मखलूक नहीं है। अब जिन्नात एलियंस है सर। जिन्नात के अंदर 2 कैटेगरीज आ जाती हैं आई थिंक, नहीं 3 है ना। एक जो पानी में होते हैं, एक जो ज़मीन पे होते हैं और एक जो हवा में होते हैं। और जो हवा वाले होते हैं, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये दूसरे प्लैनेट्स पे या यूनिवर्सेस में ट्रैवल कर सकते हैं। ये इब्लीस की ब्लड लाइन बेसिकली यही वाली आ जाती है। जो कहा गया था ना, इब्लीस ने 1000 साल दुनिया में इबादत की थी, तो फिर अल्लाह ताला ने उसको पर अता फरमाए थे। इसके ज़रिए फिर वो ब्लैक होल में गया और ब्लैक होल से फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान में गया। वो पूरा नैरेटिव में मिक्सअप कर रहा हूँ, जैसे जैसे आसमानों पे जाता है आसमान पे उसने इतनी बातें की कि उसके फिर तरक्की होती थी दूसरे आसमान पे। उस आसमान में इतने लंबे तवील सजदे करता था कि उसकी उस रियासतों को देख के उसका एक और मतलब इस तरह से उसकी तरक्की होती गई कि हर आसमान पे, हर मुकाम पे उसने इतनी इबादतें की हैं कि उन इबादतों की बुनियाद पे उसकी तरक्की होती थी। बड़ा मेहनती था इस मामले में, वो इबादत के मामले में। सर मेहनती इज़ एन अंडरस्टेटमेंट। मतलब आई कैन नॉट डू दैट काइंड ऑफ वर्शिप। मैं जबकि शैतानों को इनको कहा गया कि हमें सजदा करें, वो बेसिकली फिर इंसानों को सजदा नहीं कर रहे हैं ना। हमारे अंदर जो अल्लाह ताला ने अपनी सिफत रखी है जिसे हम रूह कहते हैं, वो फिर उस रूह को सजदा करने को कह रहे थे कि इस रूह की वजह से ये आपसे सुपीरियर है। देखें तलत भाई, इसमें ना मैंने एक बात की थी किसी से ना, बहुत लंबी डिस्कशन हुई थी मेरी इस पर ना कि यार कि शैतान को क्यों इस तरह से किया गया। तो कहने का मसला ये नहीं था, मसला आदम भी नहीं थे, मसला वो मट्टी का पुतला भी नहीं था, ना रूह थी। मसला सिर्फ ये था कि अल्लाह का हुक्म नहीं माना गया, अगेंस्ट द सिस्टम चला गया। कहते हैं कि पुतला क्या है, सजदा करना है एंड ऑल दैट। असल चीज़ थी कि अल्लाह का हुक्म नहीं माना गया। कहते हम तो पता नहीं दिन में कितने हुक्म जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं। वो हुक्म ना मानने की उसको सजा दी गई। उसने वो खुदा को खुदा मानता था। सर शैतान ने ना कभी शराब पी, ना जिना किया, ना झूठ बोला। मतलब बड़े मज़े की रील आई मेरे पास ना इंस्टाग्राम पे कि एक एथिस्ट इंतकाल हो जाता है एथिस्ट का, तो शैतान उसको ना बड़ी इज्जत से दोज़ख पे लेके जा रहा होता है ना
कहता है कि वो एथिस्ट कहता है यार तू मुझे इतनी इज्जत क्यों दे रहा है? कहता है, सर आप तो महान हैं सर। कहते हैं क्यों? कहते हैं आपने तो वो किया जो मुझे करने की हिम्मत नहीं। खुदा का इनकार तो मैं भी नहीं कर सका, आप तो खुदा का इनकार कर बैठे हैं, तो आपको तो दोज़ख में बड़ा आला मुकाम है। तो ये सारा गेम है। अच्छा यार देखो वो बात में ना आगे पीछे थोड़ा सा हो गया, लेकिन मुझे इसीलिए मजा आता है आपसे बात करने में। आपने बात की ना, बड़े मज़े की मुझे लगी वो ये मस्जिदों की, टेम्पल्स की। यार ये जो मैंने पढ़ा ना, एक जिन का इंटरव्यू जो है अपने कंजूर का, उसमें एक बड़े मज़े की बात की। उसने कहा कि जो स्टैच्यूज़ होते हैं ना, जिन्नात को इनमें शदीद अट्रैक्शन फील होती है। जिस तरह आप खूबसूरत खाने को खुशबू दूर से आपको आ जाती है ना, इसी तरह इन स्टैच्यूज़ की हमें खुशबू दूर से आ जाती है। तो हम चाहते हैं कि स्टैच्यूज़ बने ज़्यादा से ज़्यादा, मुजस्मे, बुत, कि इनमें इनकी कोई EMF सिग्नेचर वैल्यू ऐसी होती है कि जन्नात की ज़ात को उस पर बड़ी अट्रैक्शन फील होती है। इसीलिए देखें, तमाम जिन्नात शयातीन नहीं हैं, और जितने भी शयातीन हैं तमाम के तमाम जिन्नात हैं। और इसलिए जिस भी जगह जिन जाता है बतौर शैतान जाता है, तो इंसान को मुजस्मा बनाने का करता है कि बुत बना के पूजा की जाए उसकी, क्योंकि बुत अट्रैक्शन फील करता है शैतान उस बुत के साथ। इसीलिए दुनिया में जिस जगह भी आप जाएंगे ना, सिंबॉलिक चीज़ें बनाएगी, मुजस्मे बनाए गए होंगे। चाहे किसी जंगल में चले जाएं अफ्रीका के, चाहे किसी और तहजीब में चले जाएं, चाहे पड़ोस में चले जाएं, किसी और मज़ाहिब में देख लें आप, बुत बनाए गए होंगे। जिन्नात को अट्रैक्शन फील होती है बुतों से। उस बिल्डिंग का कोई EMF सिग्नेचर ऐसा होता है जिससे वो रेजोनेट फील करते हैं कि यार इनसे कनेक्टेड फील करते हैं। जिस तरह इंसान इबादतगाहों में जाता है ना, इबादतगाहें देखें आप, एक ख़ास मेहराब होता है, एक ख़ास तरीक़ाकार होता है उसका बना हुआ। जी हाँ, आपको नहीं पता होता, बट उसकी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैल्यू वो ऐसी हो जाती है कि इंसान उसके अंदर ज़्यादा सुकून फील करता है। आपने नोटिस किया होगा, इसलिए ज़्यादातर मस्जिदों में और चर्चेज़ में डोम बनाए हुए होते हैं। वो इसलिए पिरामिड स्ट्रक्चर नहीं बनाते, क्योंकि जब आप पिरामिड स्ट्रक्चर बना रहे हो ना, आप कोशिश कर रहे हो कि सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी आए। लेकिन जब आपने डोम बना दिया ना, तो आपने एनर्जी को एज अ कलेक्टिव ले लिया। वो फिर एक एंटिटी की तरह बन गई है, वो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं है। वो फिर एक तरह की साउंड बात नहीं दे रही है, वो एक तरह की यूनिवर्सल आपको कनेक्शन बना के दे रही है। आप कभी नोटिस कीजिएगा, आप नमाज़ पढ़ने जब मस्जिद में जाते हो ना, और जब सब एक सिंक्रोनिटी में चल रहे होते हैं, आपका माइंड बंद हो जाता है। ऐसा ही आपको लिटरली ऐसा फील होता है कि सब एक हैं। पता नहीं हर एक को होता है या नहीं होता, मेरे साथ तो सर हर दफ़ा ही नहीं होता होता है। ही, सबसे होता हुआ है। अगर आपके साथ ये नमाज में नहीं हुआ है या मस्जिद में नहीं हुआ है, आप किसी कॉन्सर्ट में चले जाओ जहाँ पे सब आतिफ असलम के फ़ैन है, फॉर एग्जांपल, मुझे आतिफ असलम से कोई मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, सारे एक साथ मूव हो रहे होते हैं, एक अलग एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, और वो इतनी इंटेंस एनर्जी होती है कि कभी कभी उसकी वजह से उनके स्पीकर भी ग्लिच कर जाते हैं, कैमरे भी ग्लिच कर जाते हैं, फटे भी होना शुरू हो जाते हैं। ये एनर्जी इंसान की बॉडी प्रोड्यूस कर रही है सर। अभी तक हमें नहीं पता ये कैसे प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन अगर हम अटलांटियन माइथोलॉजी में और उसके अंदर जाते हैं, तो हमें रियलाइज़ होता है कि हमारी बॉडी के अंदर 7 ऑर्गन्स ऐसे हैं जो कि एक ख़ास किस्म का केमिकल सिक्रीट करते हैं, और ये केमिकल जब भी सिक्रीट होता है, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी बनती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है, अभी हम वही आइजैक न्यूटन तक ही रुकते हैं ना। ये हमारी जो बॉडी है, ये बेसिकली मटेरियल बॉडी है, लेकिन इस मटेरियल बॉडी को चलाने के लिए जो एनर्जी यूज़ हो रही है, वो बिजली यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है। तो अगर आपकी बॉडी में सारे ऑर्गन्स परफेक्ट है, तो ऐसा होगा जैसे एक आबशार बह रहा है, लाइक अ रिवर, ठीक है ना, वो एनर्जी फ्लो करेगी। लेकिन अगर जैसे इजिप्शियंस ने ये करना शुरू किया, फिरौनों ने, उन्होंने अपने पाइनियल ग्लैंड पे इतना ज़्यादा फोकस किया कि उनकी जो पर आगे औलादे पैदा होना, एक तो वो इंसेस्ट प्रैक्टिस कर रहे थे, ऊपर से इतनी इंटेंस साउंड बात्स ले रहे थे कि वो आगे से फिर डिफॉर्म्ड पैदा होना शुरू हो गया। मुझे कीजिएगा, जो आगे जाके जैसे जैसे फिरौनों के बच्चे आते गए ना, उनके अंदर जेनेटिक बीमारियां आना शुरू हो गई थी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने साउंड को एज अ गॉड ले लिया था, कि जब तक हमारा कनेक्शन इस फ्रीक्वेंसी के साथ है, इस खास साउंड के साथ है, हमें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास जो नॉलेज है वो और किसी के पास नहीं है। अच्छा, आपने जो बात की ना, डिफॉर्म होना शुरू हो गई थी, डिफॉर्म होना शुरू सर, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इंसान ने ना इंटरब्रीडिंग भी शुरू कर दी थी। एटलांटिस की बात कर रहे हैं, यस, ये एटलांटिस और लेमुरिया का इस पे मेन फड्डा था। और एक और पंगा ये भी हुआ कि अभी साइबेरिया से एक उंगली मिली है, डेनिसोवंस का नाम दिया है, क्योंकि इंसान के DNA में ना कुछ 10 या 5% अमेजिश है बास ममालिक के जो बाशिंदे हैं, कि वो डेनिसोवंस की है। कि जब उस उंगली का उन्होंने चेक किया, तो यार ये तो किसी इंसान से तो नहीं मिल रहा है, वो एक डिफरेंट DNA था उसका। और वो
था जो इंसान के अंदर 5 से 10% पाया जाता है। यानी कि किसी दौर में एक ऐसी मखलूक भी थी, जिसे अभी साइंसदानों ने, रिसर्चर्स ने डेनिसोवंस का नाम दिया है, कि उसके साथ इंसान ने इंटरप्रीट भी किया है। और एक और जगह मोलर टूथ मिला है, वो भी इंसान में पाया जाता है, उसका भी कुछ अमेजिश पाई जाती है इंसान के डीएनए में। नहीं, एक ऐसी ब्रीड्स भी आई हैं जिनसे इंसानों ने इंटरब्रीड किया, और इंटरब्रीड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मिलती जुलती नस्ल हो, कि जीनोम्स मिलते हों, आपके जीन्स मिलते हों, वरना वो इंटरब्रीड नहीं हो सकता, आगे नहीं जा सकता। अक्सर लोग कहते हैं कि जिन्नात से बच्चे पैदा हो जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बहुत डिफरेंट किस्म की मखलूक है वो, आपके जीनोम्स में फ़र्क है। बिल्ली की मुख्तलिफ नस्लें हों, उनका आपस में इंटरब्रीड हो सकता है। कुत्ते की मुख्तलिफ नस्लें हों, कुत्ते और बिल्ली में भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्रोमोसोम्स अलग हैं, वो जेनेटिकली कोई चीज़ बन नहीं सकती उससे। कोशिश हो रही है ना सर, अब सिंगुलैरिटी की तरफ जा रहे हैं ना, टेस्ला वगैरह इस तरह के कंप्यूटर चिप्स बना रहे हैं कि दो चीज़ों को सिंथेटिकली थ्रू मतलब मटेरियल जोड़ा जा सके। इंटरब्रीड उसमें भी हो जाए ना, सेम नस्ल में भी, तो जो नस्ल पैदा होती है वो खस्सी नस्ल होती है बेसिकली। That's a good word for it. अब ये देखें, गधा और घोड़ा, मतलब घोड़ी और गधे का या गधे और घोड़ी का मिलाप अगर करवाते हैं ना, तो नस्ल पैदा होती है, वो खच्चर होती है। वो खच्चर आगे प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम नहीं, था। वो म्यूल प्रोड्यूस नहीं कर सकता आगे, तभी उसको म्यूल कहते हैं। हाँ, तो अगर दो डिफरेंट नस्लों में भी सेम जीनोम्स रखते हुए भी अगर दो मुख्तलिफ नस्लें हैं, उनमें भी इंटरब्रीड हो रही है, तो उनकी आने वाली नस्ल जो है मजीद मल्टीप्लाई नहीं कर सकती। ये गेम है सर। यू डू रियलाइज़ कि इस वक्त जो क्लोनिंग हो रही है, अब क्लोनिंग में वो लोग पूरा पूरा इंसान क्लोन करने की कोशिश नहीं कर रहे, अब वो यही कर रहे हैं कि मतलब स्टेम सेल्स किसी जानवर से लेके इंसान के ऑर्गन्स को जो है वो क्लोन किया जाए या फिर उनको रिक्रिएट किया जाए, ताकि इंसान की बॉडी को डबल ट्रिपल उम्र दी जा सके। सर अभी इसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। एक बंदे को सूअर का दिल लगाया गया था, मर गया कुछ अर्से बाद वो, बट ऑपरेशन कामयाब रहा था। ये कुछ साल 2 साल या 2.5 साल पहले की बात है। अल्लाह अकबर। वेल, ये वो डायरेक्शन है जिसमें अटलांटिस गया हुआ था, और यही सारी चीज़ें जब मुझे यूएस में, और ख़ास तौर पे जो अभी LGBTQ की मूवमेंट चल रही है, ये देख के तो मुझे सबसे ज़्यादा गंदा झटका लगता है, डीजा वू की तरह लगता है, क्योंकि यही वो एग्जैक्ट हरकतें हैं जो कि अटलांटियंस और लेमोरियंस कर रहे थे। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया था कि ये इंसान है और ये हैवान है। उन्होंने कहा था कि सब गॉड कॉन्शियसनेस है, हर वो चीज़ जो बात कर सकती है उसके अंदर गॉड मौजूद है। यानी गॉड नाउज़ुबिल्लाह दुनिया में उतरे हैं टू एक्सपीरियंस ह्यूमैनिटी, और फिर उन्हें वापस ऊपर जाना है। तो हमारा मकसद एज ह्यूमनॉइड्स ये है कि हम जिंदा रहते हुए बॉडी के अंदर ही गॉड कॉन्शियसनेस को वापस एक्टिवेट कर लें। ये पंगे आपको अब एथियज़म के अंदर और नियो पेगनिज्म के अंदर दिखना शुरू हो जाएंगे। नियो पेगनिज्म में एक पूरी नई मूवमेंट शुरू हो गई है, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता नॉर्थ की तरफ, और आपको सऊदी में भी दिखेगा, अलात मुन्ना और इनके जो है ना बुत वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये रियलाइज अब हो रहा है कि ये जो बुत बने हुए हैं ये बुत नहीं है, ये कोडेड इन्फॉर्मेशन है। इनका जिस तरह से मुंह कोड हुआ है, इस तरह से हाथों की और पैरों की पोजीशनिंग बनी हुई है, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन डली हुई है कि किस तरह से यूनिवर्स फंक्शन करता है। आप सर्न के बाहर जाके देखेंगे सर, आज तक सर्न के बाहर जो है शिवा का स्टैचू लगा हुआ है यूं करके, और वो डांस कर रहा है, ठीक है ना। उसका एक तांडव, नाम उसका मैं भूल, आई थिंक तांडव ही कहते हैं ना। इसी चीज़ में आप, अब अगली चीज़ आपको मैं बताऊंगा, आपको काफ़ी झटका लगेगा। आपने ये वर्ड कितनी दफ़ा सुना है, यूनिवर्स? बहुत दफ़ा, ठीक है ना। यूनिवर्स को अगर आप ब्रेक डाउन करें ना लैटिन की एसेंस के साथ, क्योंकि वहाँ से इसके ज़्यादातर वर्ड्स आ रहे हैं। यूनी मतलब सिंगल, वर्स मतलब सॉन्ग, वर्स होते हैं ना, वर्सेस होते हैं, गाने के अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो द होल यूनिवर्स इज लिटरली अ सिम्फनी। ये लोग इस तरह से इसको देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा सा ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, हर एक इंस्ट्रूमेंट की वजह से अलग अलग किस्म का मैटर क्रिएट हो रहा है। अब ये एक्सप्लोर किया जा रहा है कि जो मैटर क्रिएट हो रहा है ये किस फ्रीक्वेंसी से हो रहा है। जो अटलांटियंस थे वो यहाँ तक पहुँच गए थे और वो ये फ्रीक्वेंसीज जनरेट करना भी शुरू हो गए थे। इसीलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में इतना बड़ा सैलाब आया और अल्लाह की तरफ से अज़ाब आया कि अभी जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये पूरा यूनिवर्स ही तबाह कर देंगे। ये मेरी बहुत ही पर्सनल, इंतहाई पर्सनल थ्योरी है कि मैं लास्ट में जो बैठक सेशन किया था उसमें भी जिक्र किया था कि दुनिया को मैं उसके 2 वर्जन्स देखता हूँ, एक 1.0 और एक 2.0। 1.0 था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक। हम 2.0 वर्जन में जी रहे हैं। आपको जितनी भी पुरानी चीज़ें मिलती हैं, 10,000 साल पुराना ढांचा, 35,000 साल पुराना ढांचा, चाहे वो किसी इंसान का हो, चाहे किसी शार्क का हो, चाहे किसी मगरमच्छ का हो, वो आपको बड़े मिलेंगे, हाँ, कवि हैकल मिलेंगे। वो दुनिया एक डिफरेंट जोन पे जी रही थी भाई, टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में वो बहुत डिफरेंट जोन पे थे। सर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे ना जिन्होंने सबसे पहले कलम से लिखना शुरू किया था। अब वही आपने मेंशन किया कि इजिप्शियंस उनको थॉट कह रहे हैं। अच्छा, वही कॉन्सेप्ट जब ग्रीक के पास जाता है
तो कहते हैं तो हरमेस है। वो हरमेस इसको क्या अच्छा, वो यहाँ जाते हैं इनके पास, यहूदियों के पास आता है तो वो कहते हैं तो एनोख है, एखनोख। जैसे आप दो को फेनोख की वीडियो बनाई थी हमने एक, तो ये सारा गेम चल रहा है सर। फिर वो मेराज की हमने- बात चल रही है ना, तो हजूर सलातो सलाम को इसलिए सलाम। मेंशन करना चाहूँगा। बेशक। पहला लफ्ज़ ही उनके ऊपर इसलिए इकरा उतरा, इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक। वो जिसने तुम्हें कलम से लिखना सिखाया, कोई और नहीं था, वो यही वाला अल्लाह है। उस वक्त सोचे ना कितना ज़्यादा पेगनिज्म और कितने किस्म के रिलीजन्स वहाँ पे, कितनी किस्म की इनोवेशंस प्रैक्टिस हो रही होंगी, पता नहीं क्या क्या उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिए होंगे। बल्कि मैंने ये भी कहीं पे पढ़ा है कि उस वक्त उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तस्वीर भी बना के काबा के ऊपर लगाई हुई थी, और उस वक्त का जो काबा होता था उस पर मल्टी कलर्स होते थे और रंग बिरंगा होता था। आई एम सॉरी, थे उसके अंदर बहुत सारे लगे हुए। अंदर बुत होते थे, ऊपर एक पूरा कपड़ा रखा होता था जो मल्टी कलर्ड होता था। और हिंदूज का ये मानना है कि जो काबा है ये शिव का मंदिर है। जो हमारा हजर अस्वद लगा हुआ है ये बेसिकली उनका शिवालिंगम है। लिंगम शिवालिंगम क्या है मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहूँगा। अच्छा है, आपने कहा है। अब अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊँ मैं आपको। जब फतह मक्का हुआ ना, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा कि जाओ कि उज़ा का बुत है वो तोड़ के आओ। वादी नखला थी, नखला या नखल इस तरह का नाम था उस वादी का। हज़रत खालिद बिन वलीद वहाँ पे गए, वो बुत था अंदर पड़ा हुआ, उसको तोड़ दिया। वापस आया, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या देखा तुमने? तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा बुत था, मैंने तोड़ दिया। तो हज़रत कहा नहीं, तुमने बुत नहीं तोड़ा, दोबारा जाओ। खालिद बिन वलीद दोबारा गए, ओके, वहाँ गए तो वहाँ मुलाकात हुई उनकी एक औरत से, इथोपियन हबशी औरत थी और अजीब व गरीब किस्म की औरत थी। उसने हज़रत खालिद बिन वलीद पे हमला करना चाहा या ऐसा कुछ वाक़या हुआ, तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने उसका सर कलम कर दिया और आके हज़ूर सल्लम को दोबारा बताया। तो उस पर हज़ूर सल्लम ने कहा कि अब तुमने वो बुत तोड़ा है। वो ये थी जो असल बुत था, मतलब ये जीनिया थी, जिन थी बेसिकली, जो उस बुत में बैठी हुई थी, लोग अपनी पूजा करवा रही थी उसकी। तो ये जितनी भी आप बुत मुजस्मे देखते हैं ना सर, ये रियल में एग्जिस्ट करते हैं, ये जन्नात हैं बेसिकली। एग्जिस्ट तो डेफिनेटली करते हैं। अपने वो बनाए हुए हैं। मेरे टीचर थे स्पिरिचुअल, मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बातें नहीं करता, लाइफ में बड़े मसले होना शुरू हो जाते हैं। वो बताते थे कि इन तमाम के जन्नात मौजूद हैं, और जो जितने भी लोग काला जादू करते हैं या रूहानी इल्म किसी भी तरह करते हैं, उनको पता है कि फलाना जो मंदिर का वो बना हुआ है उसमें कौन सा जिन बैठा हुआ है, उसकी कौन कौन सी खबासतें हैं, शैतान के कौन से 5 बच्चे हैं जो उसके लाडले हैं, उन 5 के नाम क्या हैं, उनकी खुसलतें क्या हैं, इनके नाम नहीं मेंशन करने होते। इनका इनका सिर्फ नाम मेंशन करने से जो वाइब्रेशन क्रिएट होगी ना, क्योंकि इनके नाम बड़े इंट्रिकेटली डिजाइंड है। एग्जैक्टली। इनका सिर्फ नाम लेना आपको एक पोर्टल खोल देगा। True. और वो पोर्टल वैसा नहीं है जैसे वो साहिल अदीम साहब बोल रहे होते हैं, ये पोर्टल आपके अंदर खुलेगा वाला है। और बॉडी के अंदर है। बल्कि साहिल अदीम का अगर नाम आ गया तो मैं इस पर वही क्लियरली मेंशन करना चाहूँगा, पता नहीं उन्होंने कहाँ पे लाके पब्लिक को छोड़ दिया। लेकिन कुरान खुद अगर आप उठा के सिर्फ पढ़ने की कोशिश करें, सर मैं आपके साथ एक बहुत रीसेंट अपनी डिस्कवरी शेयर करना चाहूँगा। मैंने अपना चैनल लॉन्च किया तो मुझे इतने लोगों ने कॉन्टैक्ट किया है, और 99% लोग ऐसे हैं जो कि रोज़ कुरान की तिलावत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम कुरान में से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें। अब वो वही बात है ना, किस नीयत से वो पढ़ रहा है उससे इतना फ़र्क पड़ रहा है। मुझे 2 लोगों ने ये डेटा प्रोवाइड किया कि हमारी जो कुरान की पहली जो सूरा लिखी हुई है, जिसको सूरा फातिहा कहा जाता है, दी ओपनर सूरा, ये सूरा अगर आपने एक दफ़ा सही से पढ़ ली तो आपकी बॉडी के जितने भी चाक्रास हैं वो सारे के सारे अलाइन हो जाएंगे। कुरान पाक का इंडेक्स कहता हूँ इस सूरत को। सर ये ऐसी सूरा है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि ये सलाह की सूरा है, मतलब इस सूरा के बगैर नमाज नहीं हो सकती। और सिर्फ मुसलमान पहले हैं जिनको ये सूरा दी गई है, इससे पहले भी इबादत ऐसी ही होती थी, लेकिन उनके पास सूरा फातिहा नहीं थी। सर ये तमाम आयत जो है ना, या हर आयत अपना इतना ख़जाना इतना हुस्न रखती है ना, और आप पढ़ना शुरू करें, समझना शुरू करें। अब मसला ये है ना कि एक वैसी वाक़या है कि एक बंदे ने कहा अपने शेख के बारे में, क्या वो देखो हमारे शेख ने तो पूरी सही बुखारी हिफ्ज़ कर ली है। तो देखने लगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आप अमल नहीं करते ना उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस पर, वो कोई फ़ायदा नहीं है। कुरान पाक में बनी इसराइल के बारे में कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो पढ़ते हैं, सब पता है उनको, पर वो उम्मीयीन है, मतलब उनको अकल नहीं है, समझ नहीं है, उन पर कोई असर नहीं कर रहा। हम सिर्फ कुरान पाक पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान, हम सिर्फ पढ़ लें, हम ये अपने अंदर उतारने के लिए था। जब अपने अंदर उतारना शुरू करेंगे ना कुरान पाक को, फिर ये राज खोलना शुरू करेगा। आप नेकियों के लिए पढ़ लो, नेकी लेते जाओ, 1 लफ्ज़ पे 10 नेकियां, जो अल्लाह पाक ने वादा किया वो आपको देगा। लेकिन आपको कुरान पाक को
उस आंख से पढ़ना पड़ेगा जिसके ये डिजर्व करता है, इतनी कीमती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अरे सिर्फ एक बिस्मिल्लाह इतनी कीमती है कि इस पे आप लग जाओ ना, जिंदगी सवर जाएगी आपकी। वो चीज़ें दिखाई देना शुरू कर देंगी, वो बत्तियां दिमाग के खुल जाएंगी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि क्या वजह है कि हर सूरज से पहले अल्लाह पाक कह रहा है कि पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, हर काम से पहले अल्लाह पाक कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। कायनात को का जो क्रिएटर है पूरे कायनात का, वो आपको कह रहा है हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लो। सर मैं हूं ना, मैं सदर पाकिस्तान हूं ठीक है, आप आते हो मेरे पास नौकरी के लिए, ठीक है, हर चीज़ के पास मेरा अख्तियार है। तो सदर पाकिस्तान छोटी चीज़ है, मैं आर्मी चीफ हूँ समझ लो, हर चीज़ का अख्तियार मेरे पास है। आप कहोगे यार मैं क्या करूं, मैं आपको कह रहा हूं उस इदारे में जाओ, ये बात जाके बोल दो बस। सर अगर आप उस इदारे के सरबराह को पता होगा कि आर्मी चीफ की तरफ से चीज़ आई है, ये सदर पाकिस्तान की तरफ से आई है, हाई प्रायोरिटी देगा, फौरन का यहाँ बोलने से अल्लाह पहले काम हो पाक जाएगा। आपको बारहा के आप समझ ही नहीं रहे। अच्छा आप अल्लाह पाक से मांगे जा रहे हो, अल्लाह पाक को बताया जा रहा है, आप अल्लाह पाक की नहीं सुन रहे, अपनी दिए जा रहे हो। सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह रहमान, सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताऊज़, तस्मिया। सर इतनी कीमती कीमती खजाने आपको दे छोड़े हैं ना, फिर ये आप कह रहे हो यार इसमें आज़म की मुझे तलाश है। ब्रो फॉर गॉड से जो है वो तो समझ। ये भी आई थिंक वो कबाला का छोड़ा हुआ शोशा है, हाँ। क्योंकि वो लोग इस डायरेक्शन में निकल गए थे, उनके पास कंपाइल डेटा नहीं था। बरहातिया शरीफ निकाल दिया, फलाना निकाल दिया। अरे भाई बरहातिया से 10 गुना ताकतवर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, समझो तो सही। क्या रहमान रहीम जिसमें 2 अल्लाह पाक की सिफात आ रही, नाम आ रहे हैं, उसमें क्या चीज़ पोशीदा है? अब सर इसमें इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना चाक्रास को मेंशन करना चाहूँगा। चाक्रास को मैंने बहुत डिटेल में स्टडी किया, क्योंकि जो राग वगैरह यूज़ होते हैं वो पुराने वक्तों में एक्चुअली एज मेडिसिन यूज़ हो रहे थे टू ट्यून योर चाक्रास, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ को खोल सको, ठीक है ना। और सबसे पहले आपका होता है रूट चाक्रा, ये लिटरली आपकी स्पाइनल कॉर्ड के नीचे होता है, जो आपकी टेल बोन नहीं होती वहाँ पे होता है, जहाँ पे कहते हैं आपका डीएनए प्रिजर्व्ड है जी। अब अगर आपको इसको स्टेबल करना है ना, तो आपको इस चीज़ पे 100% अपना कॉन्फिडेंस लाना होगा कि आपको ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बेस पे खुद सर्वाइव कर सकते हो, आप इंडिपेंडेंट हो। ये थॉट अपने अंदर आपको मैनिफेस्ट करनी है। और अगर आप सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को एक दफ़ा समझ के पढ़ो, क्योंकि मैंने भी आपकी वीडियो में देखा था, आपने मेंशन किया था कि बेसिकली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मारिफ से मैंने पढ़ा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में। स्टार्टिंग का पार्ट में तो सर वही ना, अल्लाह की वादानियत, हुजूर सल्लल्लाहु सलाम, आखिरी नज़रूल, सारा मिस्टर बुनी ने माना है। मिस्टर बुनी अब जो भी थे, मेरे लिए तो वो इस वक्त तो उसी तरह है जिस तरह बिटकॉइन का फाइंडर है, पता नहीं कौन है, लेकिन है, उसने कुछ काम किया। सर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को एक दफ़ा पढ़ते हैं ना, और समझ के पढ़ते हैं, तो आप कह रहे हो कि मैं उसके नाम से काम शुरू कर रहा हूँ जो रहमान और रहीम दोनों हैं। अभी हम समझ के बोल रहे हैं। रहमान फिर भी इंसान के अंदर हो सकता है, रहीम नहीं हो सकता, क्योंकि रहमान तो ये है ना कि आप मेरे पास आए तो मैं आपकी खातिर तवाज़ा कर रहा हूँ, आपको अच्छी ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। रहीम तो वो है जिसके साथ तुम गलत पे गलत किए जा रहे हो, फिर तुम जाके कहते हो आई एम सॉरी, और वो फ़ौरन माफ़ कर देता है। आप सिर्फ ये 2 नामों को अगर समझ लो, मुझे ये नाम क्लिक हुए ना सर, मुझे बाकायदा अपनी एनर्जी में चेंज फील हुआ है, और उसके अगले दिन से ही मैंने फिर पॉडकास्टिंग, ये क्या कहते हैं, व्लॉगिंग शुरू कर दी। इससे आप अंदाज़ा लगा लेना रहीम वाली उसमें से कि अल्लाह पाक गुनाहों को गिनता है और नेकियों को तोलता है। पहले सुना है कहीं पे अल्लाह पाक इतने फेवर दे रहे हैं ना आपको, पहले कहता है कि भाई के देखता हूँ किसके नेकी ज़्यादा हैं, गुनाह ज़्यादा हैं, ठीक है। पता है कि इंसान जो है कमज़ोर है, नफ्स साथ जुड़ा हुआ है, तो गुनाह ज़्यादा होंगे, नेकियां कम होंगी। बिल्कुल, मतलब 100 गुनाह हैं, 10 नेकियां हैं। फिर कहता है कि ये एक नेकी ना लाख गुनाहों में भारी है। जब इंसान हारने लगता है तो अल्लाह पाक मुकाबला चेंज कर देता है, कहता है अब मैं तोलूंगा। चलो इसमें गिनने में तो इंसान हार रहा है ना, तोलने में जीत जाएगा। अल्लाह पाक आपको जिताना चाहता है। ये एक ऐसी रेस है जिसमें जो जज है वो आपके साथ है, कदम कदम पे आपके साथ है, और आप समझ ही नहीं रहे हो। हम लोग दुनिया में ढूंढ रहे हैं ना उसको, हम लोग असल में उसकी, क्या मैं इसका सिंपल करके बता सकता हूँ, क्या बेहतरीन आपने बात की, दिल खुश हो गया सर, मेरा अपना भी दिल अच्छा लग रहा है मुझे सर ये चीज़ें हम ही ना, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करना छोड़ दी हैं। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, मुल्क के क्या मसले चल रहे हैं, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। पहले वक्त में इस तरह की महफिलें होती थी, बंदे का सीना खुल जाया करता था, आपके अंदर जेन्युइन मोहब्बत आ जाती थी। मैंने ये रिसेंटली रियलाइज़ किया सर कि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो आप किसी के अंदर डाल नहीं सकते।
ये अल्लाह ताला की तरफ से अता होता है। अगर आपको किसी से मोहब्बत है तो वो अल्लाह ताला ने आपको अता की है। आप जितना ब्लैक मैजिक कर लो, जितना जिन भूत कर लो, जितने ड्रग्स कर लो, आप कभी किसी के साथ जेन्युइन प्यार नहीं जनरेट कर सकते। मैक्सिमम क्या होगा, सेक्सुअल अट्रैक्शन होगी या लस्ट होगी, या फिर किसी तरह का हसद होगा कि नहीं मुझे बस ये बंदा साथ में चाहिए, जो नार्सिसिज्म की तरफ आपको ले जाएगा। लेकिन अगर आपके दिल में ज़रा सा भी दूसरे बंदे का एहसास क्रिएट होना शुरू हो गया है, मैंने रियलाइज़ किया सर कि अगर ये एहसास क्रिएट होना शुरू हो गया, इसका मतलब अल्लाह ने आपके गुनाह माफ़ कर दिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने अभी आजकल मेरी कोशिश ये है कि मैं सूरह बकरा को समझने की कोशिश करूँ। बहुत बड़ी सूरह है, बहुत जान लग रही है, तो इसलिए मैंने डॉक्टर इसरार अहमद है उनकी जो वो दोबारा सुनने शुरू किए हैं। सर मुझे यकीन नहीं होता वो उस वक्त में इतनी डिटेल में बात कर रहे थे। किसी चीज़ से फंसता हूँ ना मैं, मतलब मेरी कोशिश होती है कि एक दो तफसीर देख ली जाए। हाँ। और फिर कुछ चीज़ समझ आ रहा है ना, डॉक्टर इसरार अहमद साहब को क्या कहना है इस पर। जहाँ डॉक्टर इसरार अहमद साहब की बात आ जाए मैं एकदम बस ठीक है, अब हो गया, अब जो है दिल मुतमैन हो गया। और मेरे ख्याल में कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब पे ही और अल्लाह की मोहब्बत पे आज के जो एपिसोड इसको एंड करते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि यार मुझे पता है इस पर अगर हम 3 घंटे की बात करते रहे ना तो वो भी काम है। अब इसमें वही आगे अगर थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहेंगे तो मैं वही, अब ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं जैसे 432 हमने एक पकड़ी हुई है, जब आप इस फ्रीक्वेंसी को बार बार बजाते हो ना और अननेचुरली बजाते हो तो पैटर्न्स बनना शुरू होते हैं। वो लाइफ के पैटर्न्स भी कहलाते हैं, नेचर के पैटर्न्स भी कहलाते हैं। ये एक वर्ड मैं ज़रूर शोशा छोड़ के जाना चाहूँगा, फ्रैक्टल्स आपको नेचर में हर जगह मिलेंगे। दरख्त की जो शाखें निकल रही हैं वो फ्रैक्टल्स हैं, इंसान की जो नसें बन रही हैं वो सारे फ्रैक्टल्स हैं। वो एक पैटर्न है जो रिपीट हुए जा रहा है। यहाँ तक कि आप अगर एक एटम के अंदर घुस रहे हो, उसके अंदर जो एनर्जी की मूवमेंट है वो भी एक फ्रैक्टल के पैटर्न को फॉलो कर रही है। इन पैटर्न्स को जो है एंशिएंट रिलीजन्स ने इतना फिगर आउट कर लिया था कि वो सिंथेटिकली एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ से उनका डाउनफॉल शुरू हुआ है। काम करते हैं कि अगली जो इसका सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट इनफैक्ट सेकंड तो ये आज है, पहले कर चुके हैं सर। मेरे ख्याल से इसके पार्ट बनाना बंद कर दें, बस ये बैठक सीरीज है, इसको चलाएं। मेरी दिल से दुआ है कि हम और लोगों को यहाँ पे ला के बिठा सकें, क्योंकि ये कम्युनिटी बनना बहुत ज़रूरी है। प्लान किया हुआ है मैंने, बस इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला कामयाब करेगा। काम करते हैं ना कि नेक्स्ट जो सेशन रखते हैं ना वो एक जगह का अरेंज करता हूँ, कुछ जुगाड़ करते हैं और लाइव करते हैं। ये मतलब लाइव ऐसे लाइव नहीं चल रहा होगा, सब आवामी बैठी हुई होगी और उनके सवाल जवाब भी होते रहेंगे, रिकॉर्ड होता रहेगा, एंड में इसको तैयार करके यूट्यूब पे लगा देंगे। क्या कहते हैं आप इसमें? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब को भी थोड़ा घेरेंगे इस पे। काजी साहब की सख्त कमी महसूस होती है, अभी भी महसूस हो रही है। मैं उनका नाम लेते रह गया। बहुत बिजी हुए हैं यार, अल्लाह पाक आसानी करे, अल्लाह ताला उनको और आसानी करे। सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो फाइनेंस में जिस लेवल पे घुसे हुए हैं, उनसे बात करके एक अलग ही मज़ा आता है। सही है। बाकी तलत साहब ने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, फॉलो करें। बड़े मज़े के आदमी हैं, लंबी लंबी लाइव सेशन भी करते हैं, 2-2 ढाई घंटे के। हम तो 1.5 घंटे में मेरी हवा जो है टाइट हो जाती है बिल्कुल ही। सर मैं वही ना सर, मीडिया साइंसेज की डिग्री की हुई है तो ट्रेंड एक्टर हूँ, और वही है ना सर, जो चीज़ पैशन के लिए सीखी थी, जब अल्लाह ताला उससे रोजी रोटी जोड़ने लग जाता है या फिर उसको लाइफ का रेगुलर बना देता है, सर दिल से शुक्र ही निकलता है। मैं चाह रहा हूँ कि हम मिल के लाइव करें, क्योंकि मिल के लाइव करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी शुरू होगा। अभी तक मैंने किसी को भी पाकिस्तान में लाइव सही से करते हुए देखा नहीं है। सर हमने आज से 4 साल पहले काम शुरू किया था लाइव जाने वाला, मैं काजी उसामा मिल के लाइव जाते थे। माशाल्लाह इतनी तगड़ी ऑडियंस बनी हुई थी हमारी, सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। बस हाँ क्या बताएं, फिर दिल जो है खून के आंसू होता है कुछ बातों पे, कुछ चीज़ों पे। बहरहाल नहीं अल्लाह पाक आसानियां करे, अल्लाह की मर्जी से होती है। हाँ बेशक, इसी में अल्लाह पाक की हिकमत होगी इसमें। बस फिर यहाँ पे एंड ही करते हैं, क्योंकि अब मुझे पास और आइडियाज़ आ रहे हैं, उनको रोकना पड़ेगा। हाँ तो आपसे होप सो आपको मज़ा आया होगा हमारी डिस्कशन देख के, बातचीत देख के, तलत साहब की बातें सुन के। कुछ सवाल हो लाजमी कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में। तब तक ले दीजिए मुझे और तलत चौधरी साहब को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।